हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा धांसू टॉपिक जिसका नाम क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही सबसे बड़ा दर्द भी होता है, एक ये और एक इन्फ्रेंस। बट आज हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। आज मैं तुम्हारे सामने ना ऐसे मतलब पूरी की पूरी वो वीके कपूर वाली जो बुक है ना स्टैटिस्टिक्स की, यार इतनी मजेदार बुक है। बट क्या होता है, पढ़ने के लिए ना 1 साल चाहिए उसको पूरी बुक में, अगर सिलेबस खत्म करना हो तो। इसीलिए मैं उसकी मेन चीजों का लेके आया हूं, क्लिप्स लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट खुद से लिख के लाया हूं पॉइंट्स, और जैसे मैंने समझने की कोशिश की उस बुक को उसी तरह तुम्हें समझाने वाला, और मजा आ जाएगा तुम्हें। स्टैटिस्टिक्स बोरिंग नहीं है, तो वो चीज को आज हम तुम्हें बताने वाले हैं कि बोरिंग नहीं है तो उसको कैसे पढ़ना है ताकि वो बोरिंग ना लगे। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे जो आज अभी तक हमने नहीं पढ़े थे, जैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। हम आज पढ़ेंगे सैंपल के बारे में कि सैंपल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी मान लो एक कंट्री है, हमें वो पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करें, छोड़ दें उम्मीद को। अब तुम किसी चीज को पाने की कोशिश करो, नहीं पा रहे, फिर छोड़ दोगे? नहीं भैया, हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे, हम उसको स्टेप स्टेप में अचीव करना शुरू करेंगे, छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, तब हम बड़ा गोल को अचीव कर लेंगे। ना कि हम एकदम ही जमीन पे खड़े और छत पे कूदने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ फुटवा लोगे अपना। ठीक है, तो इसका मतलब है चीजों को हम पॉपुलेशन को ना स्टडी कर पाए तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लो, दोस पार्ट्स आर कॉल्ड सैंपल। और क्योंकि तुम उसी पॉपुलेशन में से ही एक सैंपल को उठा रहे हो, तो अगर मैं n वैल्यूज एज्यूम करूं, असाइन करूं पॉपुलेशन को, तो सैंपल के लिए इंडिपेंडेंट वैल्यूज कितनी है, n-1। अब ये चीज को मेरे को और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा है, उसमें डिवाइड में 1/n आता है, लेकिन वो पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन के बाद n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, सैंपल के पास n-1 होते हैं, क्योंकि एक तो हम चूज ही कर लेंगे, बचे कितने इंडिपेंडेंट, n-1। तो ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, इसीलिए थोड़ा टॉपिक मुश्किल लगता है कभी कभी। आज के बाद नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का अपना टॉपिक क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमें यहां दिख रहा होगा काई स्क्वायर वेरिएट की हमें डेफिनेशन दे रखी, सिंपल बहुत आसान सा, मैं बताता हूं सिंपल सा। देखो क्या है कि काई स्क्वायर वेरिएट में अगर मान लो एक रैंडम वेरिएबल है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, भी मान लेते हैं एक्स हमारे पास है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन, नॉर्मल को विद मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है भैया। लेकिन हमने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर मैं इसमें से मीन माइनस कर दूं और सिग्मा स्क्वायर डिवाइड कर दूं, मतलब मैं ओरिजिन को कैसे चेंज कर रहा हूं, म्यू से। मैंने x एक रैंडम वेरिएबल था जिसका ओरिजिन था 0 0, मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट किया, उसके मीन जितना, और जो स्केल था उसको भी चेंज कर दिया। स्केल कैसे चेंज होता है, डिवाइड करके। मतलब कहने का है कि अगर मैं ये ग्रिड लाइंस बना दूं, ये ग्रिड लाइंस बना दूं और मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, अगर मैं किसी चीज से डिवाइड करूंगा तो ये स्क्वीज हो जाएगा। मतलब क्या है भाई, ये समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं मैं बताता हूं। देखो मान लो अगर तुमने किसी चीज से मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई करने पर अगर ये इतना सा है ना, इतना स्ट्रेच हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिवाइड कर दोगे किसी चीज से, जैसे मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसे स्क्वीज होके इतना छोटा सा हो जाएगा। समझ गए थोड़ी सी बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ठीक है भैया, स्ट्रेच स्क्वीज का थोड़ा सा समझ आ गया है हमें, इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हो, है ना, कोई बात नहीं। स्ट्रेच स्क्वीज का नहीं भी पता चल रहा, कोई बात, चलता है, मैथ में सीख लेंगे। ये जो हमारे पास है, इस चीज को हम क्या बोला करते थे, नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस 1। अगर मैं इसी z का स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर होल रेज टू पावर 2। ये फॉलो करने लगेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। एक वेरिएबल, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ही यहां पे डिफाइन भी कर रखा है शायद, है ना, हाँ ये रहा। z स्क्वायर इज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर वेरिएट। ऐसे ही हमें आज बहुत सारे वेरिएट पढ़ने हैं, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिशर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वेरिएट ही आज हमें पढ़ने हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एवरेजेस,
ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है, ठीक है। बाकी बुक में 250 डेफिनेशन मिल जाएंगी, उसमें से कोई एक उठा लेना बढ़िया सी कॉलेज में लिखने के लिए, अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो और स्टैटिस्टिक क्या होता है? स्टैटिस्टिक होता है पैरामीटर जो तुम डिफाइन कर रहे हो। जैसे यहां पे स्टैटिस्टिक, आगे और भी आएंगे, अभी बताएंगे तुम्हें धीरे धीरे। इज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन अगर तुम ऐसे n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट ले आओ, देखो यहां पे ना वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट, नॉर्मल वेरिएट मतलब ऐसे रैंडम वेरिएबल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और अगर तुम उसका स्क्वायर कर दो तो हमारे पास काई स्क्वायर को फॉलो करेंगे। ऐसे n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स ले आओ जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, देन दे विल फॉलो काई स्क्वायर, दे विल बी काई स्क्वायर वेरिएट। ऐसा अगर मैं सबका समेशन कर दूं, ऐसी अगर मैं बहुत सारे रैंडम वेरिएबल लेके आऊं, अगर सबका समेशन कर दूं, समेशन करने पे वो काई स्क्वायर वेरिएट बन जाएगा विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अभी हमने एक रैंडम वेरिएबल नहीं लिया, अब हमने n रैंडम वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, चीजें और आसान बनती जाएंगी। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। आगे चले, समझ आ गया ना पक्का? काई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? काई स्क्वायर है नॉर्मल लेकिन उसका स्क्वायर कर दो, स्टैंडर्ड नॉर्मल लेकिन उसका स्क्वायर कर दो। बढ़िया। अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख के दिखाऊं ना यार, सॉरी इसका पीडीएफ, इसका लिखना ही पड़ेगा ना, यहां पे लिखते हैं पीडीएफ इक्वल टू 1/2 की पावर n/2 गामा ऑफ n/2 e की पावर -y/2। थोड़ा अजीब सा है, कोई बात नहीं, y की पावर n/2 -1, कोई बात नहीं, झेल लेंगे, इतना 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 झेल लेंगे। ये हमारे पास है, लेकिन करना पड़ेगा थोड़ा सा याद। हाँ, अरे मैंने भी तो किया ना यार, तुम भी कर लोगे। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने थोड़ी सी इसके बारे में बातें लिखी। पहली तो वही अभी वो जो भाषण दिया तुम्हें कि अगर n इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का अगर तुम समेशन ले लोगे तो काई स्क्वायर को ही फॉलो करेंगे विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट, अब ना भैया यहां पे ना मैंने क्या किया, इस बार ये जो x बार तुम्हें दिख रहा है, मैंने एक न्यू स्टैटिस्टिक नहीं न्यू वेरिएट बनाने की कोशिश की। इसमें वेरिएट में यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखना कैसा अजीब सा। अभी मैं इसका प्रूफ कराऊंगा, 2 मिनट रुको। अभी अगली स्लाइड पे इसका प्रूफ है छोटा सा, और प्रूफ मैं ज्यादा करा नहीं रहा इस सीरीज में, लेकिन इसका कराऊंगा फील दिलाने के लिए, फील आ जाएगी इसकी एकदम। तो ये जो सिग्मा बाय रूट एन है ना, ये पता किसका हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन? ये है पॉपुलेशन उसका, ये हमारे पास है सैंपल का। अभी दिखाएंगे, ठीक है, बढ़िया। तो यहां पे मैंने लिखा है रैंडम सैंपलिंग, इस बार सैंपल की बात होगी, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली अबाउट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस। अभी तुम्हें दिखाएंगे भैया, फील कराएंगे कि आया कहां से, ठीक है, अभी बताएंगे। मतलब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है? किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन की। मतलब अगर तुम स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन, एक मिनट रुको, ये क्या हुआ? हाँ, अगर तुम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो वो आएगी सिग्मा बाय रूट एन। प्रूफ करके दिखाएंगे, 2 मिनट बस शांति रखो। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, तुम्हें ये नेक्स्ट याद करने की जरूरत नहीं, बस यहां पे ये बता रहे हैं कि अगर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में n को अगर तुम 1 डाल दोगे, जो अभी मैंने पीछे वो गंदा सा फंक्शन लिखवाया था, अगर उसमें तुम n को 1 डाल दोगे तो हमारे पास वो दोबारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आ जाएगा। नॉर्मल का पीडीएफ ऐसे ही दिखाई देता था ना भैया, वो कहां गया वो म्यू और सिग्मा? अच्छा, मतलब पढ़ के नहीं आए बेटे तुम, है ना बेटे? म्यू और सिग्मा, अरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा कितना होता है इसमें? 1। भूल गए बेटे चीजें हम, है ना? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, मक्खन समझा रखा है, मतलब मक्खन वो बटर नहीं समझा रखा है, बढ़िया समझा रखा है, वहां से जाके देखो, मजा आएगा तुम्हें। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने बहुत सारा सॉल्व करा दिया। अब हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे, 1 - 2t होल रेज़्ड टू पावर -n/2, ठीक है। दिस इज द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। याद रखेंगे, क्योंकि ना क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना, वहां पे ना तुम्हें, मान लो तुम पेपर में बैठो, रैंडम एक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया, तुम्हें देख के पहचानना पड़ेगा ये किसका है, देख के पहचानना पड़ेगा किसका। समझ पा रहे हो? बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। मैंने यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं,
इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा ये जो चीज लिखी, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगी, अभी करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, अगर तुम इसका मीन निकालोगे, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालोगे, इंटीग्रेशन करोगे एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, वो गंदा सा फंक्शन लिख के अगर तुम इसकी इंटीग्रेशन करने वाले हो, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इंटीग्रेशन तुम्हें दी भी है ताकि चीजें इजी बन जाए। यहां से एक आइडिया ले लो इंटीग्रेशन करनी कैसे है, यहां से देख लेना। जिसको भी जोश हो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के देखने का कि आंसर एन आ भी रहा है या नहीं आ रहा, वो भैया इसकी इंटीग्रेशन देखो, बस यहां ई की पावर टी एक्स जो है इसकी जगह एक्स आ जाएगा। ठीक है, बस तुम्हें इसमें वही तो लगाना होगा, u इंटू वी रूल, बस खत्म है। एक बार लोग बताओ, एक आध घंटे का काम नहीं है। ठीक है, मैं सीधा मना ही कर दो भैया, फिर कर रहा हूं मैं तो सीधा मना ही करने की कोशिश कर रहा हूं इनडायरेक्टली। तो वेरिएंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स n। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हम देखें mxt, तो वो हमारे पास अभी मैंने बताया अभी 1 - 2t होल रेस्ट पर -n/2 विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद n1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, y फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो x प्लस y किसको फॉलो करेगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 प्लस n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक करके सारी जानेंगे, फिर क्वेश्चन पे आराम से चलेंगे यार, फिर क्वेश्चन ही करना है और क्या करना है। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सबसे पहली चीज क्या है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है नॉर्मल को फॉलो करेगी विद 0 1 मीन एंड वेरिएंस, लेकिन हाफ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ ऑफ दैट एक्स अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल को, एक्स स्क्वायर फॉलो करेगा नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस, एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल को विद मीन 0 वेरिएंस 1, एक्स स्क्वायर फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, गामा स्क्वायर, गामा डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर हाफ। बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, मैं यहां पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ x एंड y आर 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वर्ड यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 एंड n2, देन x by y विल फॉलो बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन। याद है वो बीटा 2 बताई थी, x की पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर m प्लस n, ऐसा कुछ बताया था एक बार तुम्हें, है ना, बढ़िया। तो उसको फॉलो करेगा। पैरामीटर क्या दे रखे हैं, n1/2 n2/2। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है भैया, यहीं से तो क्वेश्चन बनेंगे। तुम्हें x दे देंगे, y दे देंगे, फिर तुम्हें कहेंगे किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, वहां पर फंसाएंगे बेटे तुम्हें क्वेश्चन में, है ना। तो जब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ढेर भैया ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए नोट्स चमकते हुए बना लेना कि देख के एकदम आंखें ऐसे खुल जाए, अच्छा ये था, तो ऐसे ध्यान रखना। x प्लस वाई, ऑब्वियस सी बात है, x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर को, y फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर को, तो x प्लस वाई भी काई स्क्वायर को ही फॉलो करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, बट यहां पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, n1 प्लस n2। x अपॉन में x प्लस वाई किसको फॉलो करेगा, बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन को। बीटा 1 अपनी वही पुरानी देसी वाली है, 0 से 1 तक x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 इंटू dx, वेयर mn इज ग्रेटर देन 0। ये बातें मैंने बता रखी। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेक्चर देखोगे, वहां पे ये बातें बता रखी, और ये चीज पहले भी हम देख चुके हैं। ये कहां देखी थी भैया, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, जो अभी मैंने बोला कि ये कहां देखी थी भैया, फिर बताऊंगा बेटे तुम्हें, फिर बताएंगे तुम्हें। आधे आधे बीच में से लेक्चर छोड़ रहे हो मतलब तुम्हें ना, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। If x1, x2 up to so on xn be random samples from a normal population with mean mu and variance sigma square, then x bar will follow normal distribution with mean mu and variance sigma square by n। ये sigma square by n जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी प्रूफ कराएंगे, मैंने अगली शीट पे बोला, बस इसके अगली में पक्का, शायद इसी पे ही है, रुको एक मिनट मैं देख लूं, एक बार चेक कर लूं। हाँ इसी पे ही है प्रूफ, बस अगला इसका प्रूफ ही है, इसी पे ही है, मैंने सही बोला था। तो और ये तो मैं कई बार अब बता चुका है ना, ये मैं अब कई बार बता चुका हूं, एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी इसके बारे में अगर तुम ध्यान से देखो, अभी हम क्योंकि सैंपल की बात कर रहे हैं ना, सैंपल की जैसे ही मैंने बात की ना, तो यहाँ पे एक चीज तुमने नोटिस की, रैंडम ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक कम हो गया। मैं इसको थोड़ा क्लीन लिख देता हूं, ये एक्चुअल में मैंने लिखा हुआ है n-1। क्यों भैया ये n-1 क्यों हो गया, अभी तो आप n कह रहे थे,
बेटे वो n में पॉपुलेशन के लिए कह रहा था। अब किसकी बात हो रही है? अब सैंपल की बात हो रही है। जब भी सैंपल की बात होगी तो हमेशा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन में अगर हमने n वैल्यूज असाइन करी है उसमें से एक वैल्यू तो सैंपल ही हो गई, तो बची कितनी इंडिपेंडेंट? n-1। ठीक है, ये मैंने यहां पे देखो अपनी लैंग्वेज में लिख के भी है। म्यू हमारे पास है पॉपुलेशन का मीन, x बार हमारे पास क्या है? x बार हमारे पास है सैंपल का मीन। यहां पे मैंने लिखा हेयर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा एज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये मेरी खुद की लैंग्वेज है, जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने यहां पे निकाल के भी दिखाया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार निकालो, मतलब सैंपल मीन की तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के देखो क्या बनती है, क्या वो म्यू के इक्वल आती है? देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार में निकालने की कोशिश की 1/n समीशन xi, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन ही है। मैंने यहां पे थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन जो होती है वो समेशन के अंदर चली जाती है। तो e ऑफ xi क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ म्यू, म्यू तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n था तो n आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n टाइम्स म्यू, n से n कटा तो हमारे पास म्यू बच जाएगा। मतलब सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन हमारे पास क्या होती है? पॉपुलेशन मीन। ये कैसी बात हुई भैया? हाँ यही तो होना चाहिए। अरे हम सैंपल क्यों ले रहे हैं? सैंपल भैया हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम पूरी पॉपुलेशन को ना स्टडी करके सिर्फ और सिर्फ सैंपल को स्टडी कर लें। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्सपेक्टेड, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो जो सैंपल का मीन है वो किसके इक्वल आए? पॉपुलेशन के मीन के इक्वल। अरे वरना फायदा क्या होगा? लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता वेरिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है? हाँ भैया वेरिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो इसका मतलब है क्या तुम फील कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? स्टैटिस्टिक्स को भी फील किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सैंपल का जो मीन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? पॉपुलेशन मीन के इक्वल। लेकिन वेरिएंस का थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। वेरिएंस क्या सैंपल का और पॉपुलेशन का सेम होगा? नहीं, वो क्यों सेम होगा? पूरी पॉपुलेशन में, पूरे इंडिया और हरियाणा में सेम ही चीज है, सेम कल्चर। नहीं भैया ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि वेरिएशन अलग हो सकता है, तो वेरिएशन भी मैंने निकालने की कोशिश की है, वेरिएंस निकालने की कोशिश की है। तो वेरिएंस ऑफ x बार हमारे पास आया है 1/n समीशन ऑफ x बार। वेरिएशन देखते हैं इसमें मीन में कितना आएगा? 1। तुम्हें पता है वेरिएंस से जब भी कोई कांस्टेंट बाहर आता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो बाहर आके 1/n²। वेरिएंस अंदर गया समेशन के, तो वेरिएंस ऑफ x बार हमें पता है क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आया समेशन की वैल्यू क्या होती है? n। एक n से n कटा तो हमारे पास वेरिएंस क्या आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाय n। अगर वेरिएंस ही आया तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाय रूट n। तो मुझे लगता है ये चीज मैंने कहीं दिखाई थी। हाँ भैया अभी आपने दिखाई थी, कहां गई? ये रहा, ये दिखाई थी, ये रहा, ये तो दिखाई थी, है ना? बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये हमारे पास चीजें हैं, कुछ आगे चलने की कोशिश करते हैं। हाँ बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं यार। अब एक क्वेश्चन की बारी है। इन्होंने कहा है Z1 Z2 भी IID इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो कि फॉलो किसको कर रहे हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसके जो पैरामीटर हमें दे रखे 0 1, मतलब म्यू दे रखा 0, वेरिएंस दे रखा 1 विद रैंडम वेरिएबल्स दीज। ठीक, अच्छा करते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y ग्रेटर देन 4। ठीक है, Z1 फॉलो कर रहा है, Z1 स्क्वायर फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। Z2 भी तो एक रैंडम वेरिएबल ही है, वो किसको फॉलो कर रहा है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्रीज। मैंने यहां पे थोड़ी सी गलती की है, यहां पे 1 ही आएगा, ये भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है। टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भैया। इसका मतलब है काई स्क्वायर का अगर मैं वो PDF लिख दूं, वो जो गंदा सा लिखवाया था तो f ऑफ y मेरे पास आ जाएगा कुछ ऐसा कि क्या था जल्दी बताओ। कुछ ऐसा था 1/2 की पावर n/2, लेकिन n तो भैया यहां पे 2 ही है, तो यहां मैं लिख देता हूं 2/2 विच इज 1। गामा ऑफ n/2, गामा n/2 का मतलब गामा, एक बार को ना यार मैं पूरा ही लिख देता हूं, 2/2 गामा ऑफ 2/2 e की पावर -y/2 और y की पावर
n/2 - 1 विच इज 2/2 - 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 e की पावर माइनस के y/2। दिस इज दी ये हमारे पास आ जाएगा पीडीएफ। लेकिन भैया इन्होंने पूछा तो कुछ और ही नहीं था। हाँ, इन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो y ग्रेटर देन 4 की। तो ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेके इंफिनिटी f ऑफ y dy। लेकिन एक सेकंड भैया, आप कुछ गलती कर रहे हो। इन्होंने 0 से थोड़ी पूछी है, इन्होंने तो 4 से पूछी है। हाँ तो ठीक है ना, 4 लिख देते हैं यहां पे। ये लो 4 से इंफिनिटी, बस अब तो क्या डालना है इसमें, 4 से इंफिनिटी e की पावर 1/2 बाहर निकालते हैं माइनस y/2 dy। 1/2 e की पावर माइनस के y/2 अपॉन में माइनस के 1/2। माइनस आएगा बाहर 4 से इंफिनिटी, माइनस आएगा बाहर 1/2 से 1/2 उड़ा देंगे तो बचेगा e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर -2। 4/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे ख्याल से e की पावर -2 विच इज द फाइनल आंसर। इजी भैया, ये तो कुछ भी नहीं था, खत्म सा क्वेश्चन था। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाले हैं किसमें। अच्छा, ये तो अभी मैंने 2 ही वेरिएबल लिए, ऐसे 4 वेरिएबल भी आ सकते थे, 5 भी आ सकते थे। बस ध्यान रखना जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। कहां मिलेंगे भैया? ठीक, समझ रहा हूं बेटे, अगर तुम ऐसी बातें सोच रहे हो ना तो मैं समझ रहा हूं कि तुम स्टार्टिंग से नहीं फॉलो कर रहे हो इसे। पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्रुप में भेज रखी है बुक, मैंने एक ही बुक है अपने पास स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए एक ही बुक बनी है, उसे ही फॉलो करना है तुम्हें, ठीक है ना। बनी तो बहुत सारी हैं, हमारे लिए एक ही है, हमें तो फील आ जाती है वो बुक पढ़ के। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा अब आ गई थोड़ी न्यू चीजें। अब हम सैंपल की बात करेंगे, बहुत हो गई पॉपुलेशन, अब हम उसको तोड़ेंगे। अब अपने गोल को अचीव करने के लिए उसको स्टेप्स में तोड़ना है, तो उस स्टेप के लिए हम न्यू स्टैटिस्टिक डिफाइन करेंगे। स्टैटिस्टिक मतलब अब न्यू हम पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। न्यू पैरामीटर्स भी नहीं बोल पाएंगे इसे, न्यू स्टैटिस्टिक डिफाइन करेंगे, जिससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करने वाले हैं। चीजें क्लियर होंगी जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। एक्स आई मान लो रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। हमने एक रैंडम सैंपल लिया जिसका साइज n है, म्यू इसका पॉपुलेशन का मीन है, वेरिएंस हमें दे रखा है। हमें पता है अगर भैया पॉपुलेशन का वेरिएंस हमारे पास सिग्मा स्क्वायर दे रखा है और मीन हमें दे रखा है, तो टी हम एक न्यू स्टैटिस्टिक डिफाइन करेंगे। स्टैटिस्टिक अब हमें बहुत सारी डिफाइन करनी पड़ेंगी इसमें, और फिशर टी में एफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक ही डिफाइन करेंगे। देखो धीरे धीरे, तो ये हमने डिफाइन कर दिया, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस बाय रूट एन। एस क्या है भैया? देखो यहां पे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में, आज वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने बताया था कि एस स्क्वायर ये स्टैंडर्ड एविएशन है। स्टैंडर्ड एविएशन हमारे पास कुछ ऐसा है, वेरिएंस, सॉरी ये वेरिएंस है, स्टैंडर्ड एविएशन के लिए रूट लगा देना। तो यहाँ पे ये जो n है ना, ये n-1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे n-1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बचेंगे, ठीक है। पीडीएफ हमें यहाँ पे दे रखा है, रूट एम बीटा ऑफ 1/2 दिस। भैया ये आपने डराने के लिए वीडियो बनाई है? तो नहीं, डरा नहीं रहे, तुम्हें खौफ ला रहे हैं तुम्हारे दिल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पैरामीटर यहाँ पे m है और नीचे एक लाइन भी लिखे, नो नीड टू रिमेंबर अबव पीडीएफ। ये भैया आपने थोड़ी सी शांति दिया हमें, और ना हम तो बिल्कुल ही समझ गए ना। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक न्यू चीज डिफाइन किया, स्टैटिस्टिक। अगर स्टैटिस्टिक न्यू डिफाइन करोगे तो उसके लिए हमारे पास ये डेंसिटी फंक्शन भी जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहां पे भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक न्यू स्टैटिस्टिक डिफाइन की है, जो मैंने डिफाइन किया है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स नहीं यार, वो तो सब्जेक्ट का नाम है ना, स्टैटिस्टिक मैंने डिफाइन किया यहां पे, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां पे एक स्टैटिस्टिक डिफाइन किया। जैसे ही न्यू स्टैटिस्टिक बनाओगे एक डेंसिटी फंक्शन उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी और मेरे को बातें करनी है। फिशर टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास एक और स्टैटिस्टिक डिफाइन कर दी है, यहां पे डेफिनेशन पढ़ लेना। मैंने यही जो यहां पे लिखा है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, वही मैंने ऊपर भी भाषण दे रखा डेफिनेशन में, कि इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएट टू द स्क्वायर रूट ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये सारा कुछ लिखा है। एक चीज ध्यान रखना, फिशर्स टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो किसको करती है? टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। फिशर टी किसको फॉलो करेगी? टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
दोनों की स्टैटिस्टिक अलग अलग है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वही है, याद रखना। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिशर टी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, नहीं नहीं अलग है। देखो इसमें एक और स्टैटिस्टिक हमने डिफाइन कर दी, स्टैटिस्टिक हमने अलग डिफाइन कर दी तो इसका पीडीएफ भी अलग हो गया। स्टूडेंट टी को फॉलो करेगा फिशर टी, ये थोड़ी फॉलो करेगा, इसका तो अपना भैया एकदम चमचमाता सा तुम्हें दिख रहा होगा पीडीएफ, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, देखने में इतना अजीब लग रहा है। तो यहां पे मैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा बात करूंगा क्योंकि क्वेश्चन इस पर ज्यादा बनते हैं। एक्स वाई हमारे पास है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे और इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना, with n degrees of freedom then f statistic is defined as this, x divided by उसका degrees of freedom, y divided by its degrees of freedom। तो पीडीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। थोड़ा सा यार ऐसे क्लिक कर लेना, मतलब ऐसे स्कैन कर लेना इसे, कि अगर ऐसे सामने भी आ जाए तो यही ना हो बिल्कुल ये लिख क्या दिया है, ऐसा भी ना हो, ठीक है ना। थोड़ा सा तो भैया होश में आना। x अगर फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर को विद m डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, y फॉलो कर रहा है विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो हमारे पास कुछ बातें मैंने लिखी हुई हैं, मूवमेंट्स ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो मीन ही होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है तो n अपॉन n माइनस 2, ठीक है। और ध्यान रखो f ऑफ mn का मतलब होता है ये जो पीछे वाला नंबर है ना, ये वाला, इससे मीन निकलता है। तो 1/x अगर मैं यहां पे लिखूंगा ना तो 1/x किसको फॉलो करेगा, f और f ऑफ nm को, उल्टा हो जाएगा। अब हमारे पास मीन आ जाएगा m अपॉन m माइनस 2। भैया ये ना बात सच में सिर के ऊपर से निकली है, और ये एक सिर के ऊपर से निकली है तो एक और निकलने दो, एक और निकलने दो, तो ये इंडिपेंडेंट होता है m का। सिर के ऊपर से निकली, क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं तुम्हें फिर, ठीक है, क्वेश्चन करके बताऊंगा। तो देखो x1 स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, x1 स्क्वायर फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। आपको कैसे पता चला भैया ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, मैं दिखा सकता हूं क्यों फॉलो कर रहा है। देखो क्योंकि इसने कहा हुआ है x1 x2 x3 अप टू सोन आर बी IID मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ठीक है। तो इसका मतलब है ये काई स्क्वायर को फॉलो करेगा। जो रैंडम वेरिएबल नॉर्मल को फॉलो करता है उसका स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, काई स्क्वायर को, और नॉर्मल को नहीं, नॉर्मल विद मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1, समझ गए। स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 होता है, वेरिएंस भी 1 होता है। चलो आगे बात सुनते हैं। अगर x1 इसको फॉलो कर रहा है तो x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर किसको फॉलो करेगा, काई स्क्वायर को ही फॉलो करेगा विद 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भैया पता लग गए इनके। तो यार ये क्वेश्चन करें कैसे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, सोचो तुम्हारे सामने आ गया, कैसे समझ आएगा कि ये किससे होगा क्वेश्चन, सोचते हैं कैसे हो सकता है यार ये क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड वैल्यू भैया ने किसकी बताई थी, और डिवाइड वाला कब आता था, ऐसे एक रैंडम वेरिएबल डिवाइड बाय दूसरा रैंडम वेरिएबल, और दोनों के दोनों काई स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं। यार ये तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है, हाँ एफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, वैसे तो मैंने एक्टिंग करके दिखाने की कोशिश की है, बट ठीक है, फिर भी ये प्रैक्टिस के साथ हमें आ जाएगा। एक्स डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाई डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसका मतलब है हम इसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बना सकते हैं। डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं x1 स्क्वायर को 1 से डिवाइड कर दूं और जो दिया हुआ w, और ये जो x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 से और यहां भी लिख दूं 1/4, तो ये अब मेरे को देखी देखी सी चीज लगेगी, क्योंकि ये क्या है 1/4 f ऑफ 1,4, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 f ऑफ 1,4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन w की निकालना चाहूं, यही तो पूछा क्वेश्चन में, अगर मैं w की निकालना चाहूं तो क्यों निकालें w की, हम क्यों निकालें, हम तो निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू f डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि वो हमारे भैया ने हमें सिखाई है। क्या आई 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो मैंने बताई थी n अपॉन n माइनस 2। तो हमें किससे मतलब है, 1 से नहीं, हमें 4 से मतलब है। तो ये आ जाएगा 1/4 अलग, 4 अपॉन में 4 माइनस 2 विच इज 1/2। चेक कर लूं मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहे, n अपॉन n माइनस 2 करेक्ट आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप समझ आया हो। एक क्वेश्चन है एक और, हाँ
बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। यू एक हमें रैंडम वेरिएबल दे रखा है, फिशर एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, एफ से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, वी फॉलो कर रहा है एफ को। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ u ग्रेटर देन 3.96 इज गिवन 0.05, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट दिस इज गिवन। ठीक है, करते हैं, सोचते हैं। अच्छा एक मिनट, तुम्हें देख के यार कुछ ऐसा देखा देखा सा नहीं लग रहा क्या भैया? देखा देखा सा क्या मतलब? यार ऐसे नहीं लग रहा कि ये जो u है और ये जो v है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल जैसे लग रहे हैं? यार ये बात मैंने अभी सिखाई थी। अगर x फॉलो कर रहा है f विद mn डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 1/x फॉलो करेगा nm को, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अच्छा, यहां से बनाया हमने क्वेश्चन। तो इसका मतलब है u इज इक्वल टू 1/v, या फिर तुम लिख सकते हो v इज इक्वल टू 1/u, एक ही तो बात है। अगर मैं यहां से लूं p इज इक्वल टू u ग्रेटर देन c इज इक्वल टू 0.95 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन। ठीक, अगर मैं u को लिख दूं 1/v तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं भैया फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, 0.95। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं v लेस देन 1/c तो क्या फर्क पड़ेगा? भैया फर्क इस बार पड़ेगा इनइक्वालिटी के साइन पे, तो मैंने ऑलरेडी बदल दिया है। ठीक, अगर मैं इसको ग्रेटर देन से लेस देन से फिर से ग्रेटर देन बनाने की कोशिश करूं तो इस कोशिश में यहां आ जाएगा 1 माइनस 0.95। अरे भैया टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो यह आ जाएगा 0.05। अब जरा कंपेयर करना चीज को, u ग्रेटर देन c इज इक्वल टू 0.05। यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा, बस फर्क क्या दो, रुको अब दिखेगा तुम्हें बढ़िया से। ये देखो यहां पे u ग्रेटर देन 3.96, u ग्रेटर देन c इक्वल टू 0.05। बस यहां पे भी 0.05 है, यहां पे भी 0.05 है, यहां u है, यहां u है, यहां p है, यहां p है। फर्क कहां है? c और 3.96 में। इसका मतलब है कंपैरिजन बाय कंपेयरिंग, c की वैल्यू कितनी आ गई है? we get c is equal to 3.69 and that is the final answer. I hope आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट पे, जो कि बहुत ही सुंदर लेक्चर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, अब हम इनसे परेशान नहीं होते ज्यादा क्योंकि आदत हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना और चुप हो जा 2 मिनट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। मेहनत करते रहना इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।